हेलो, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे टोटल रिवॉल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति के बारे में और देखेंगे पेपर के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए, आजाद भारत के इतिहास में हुई एक सबसे बड़ी क्रांति मतलब टोटल रिवॉल्यूशन, इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस बनता है हमारे प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि प्री में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो जिसमें आता है हमारा इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यह भी एक चीज क्लियर। तो अब हमें ये टोटल रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ना है, तो याद रखिए 1975 में जब भारत पे इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस इवेंट को आज 2025 में 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो 50 साल की वजह से इमरजेंसी का जो इवेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इमरजेंसी लगने के पीछे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था वो था टोटल रिवॉल्यूशन। ये चीज आप याद रखिए। तो ये टोटल रिवॉल्यूशन उसके वजह से ही इंपॉर्टेंट बन जाता है प्री एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। तो हम जानेंगे व्हाट इज टोटल रिवॉल्यूशन इसके बारे में। तो याद रखिए, टोटल रिवॉल्यूशन एक क्रांति का नारा था जिसे जयप्रकाश नारायण इनके द्वारा दिया गया था 5 जून 1974 को। क्लियर। ये चीज आप याद रखिए। अब ये क्या था, तो याद रखिए ये एक मूवमेंट थी। कैसी मूवमेंट थी, ये तो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी बेसिकली, जो बेस्ड थी किसके आइडियाज पे, तो महात्मा गांधी इनके आइडियाज पे बेस्ड थी। गांधीयन जो फिलोसॉफी थी नॉन वायलेंस की, उस पे बेस्ड थी ये मूवमेंट। कौन सी? टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। इसको लीड कौन कर रहा था? इसको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, जेपी, जिन्हें मॉडर्न गांधी भी कहा जाता है कभी कभी। क्लियर। डेट तो हमने देख ली है, 5 जून 1974 को। कहां से लॉन्च की गई थी यह मूवमेंट, तो याद रखिए गांधी मैदान पटना, यहां से। ओके। तो संपूर्ण क्रांति का क्या ऑब्जेक्टिव था? संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव था चेंज लाना सोसाइटी में। चेंज कैसे लाना, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस लाना ओके सोसाइटी में, ये उसका मेन मोटिव था। क्लियर। देन नेक्स्ट, ये टोटल रिवॉल्यूशन लॉन्च करने के पीछे क्या वजह थी, तो मल्टीपल वजह थी, जिसमें से एक वजह थी इकोनॉमिकल क्राइसिस। उस वक्त का दौर ऐसा था 1960 और 70 के दशक का, तब महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। महंगाई की वजह से लोग परेशान थे। देन नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट थी। अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगी तो उनको काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो खाने को नहीं रहेगा। क्लियर। तो लोगों में डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगा और वो बेसिकली उनका अनरेस्ट जो है वो सरकार के खिलाफ दिख ही जाएगा। क्लियर। देन नेक्स्ट, हमें दिखता है कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनके इश्यू को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किए जाने की वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी हमें इसी वक्त 1970 के दशक में राइज होते हुए दिखेंगे। प्रोमिनेंटली जो गुजरात था, गुजरात और बिहार का रीजन जो था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हब बन चुका था। ओके, वहां पे हमें स्टूडेंट प्रोटेस्ट राइज होते हुए दिखेंगे और उसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में से हमें कई नए नेता राइज होते हुए दिखेंगे। क्लियर। देन नेक्स्ट, कुछ जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो थे, लोकशाही के पिलर, वो हमें इरोड होते हुए दिखे थे इस वक्त। कब? इन 1970s का एरा वो जो था उस वक्त। ओके, जैसे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दिया गया है, बट उसके विपरीत हो रहा था। मतलब सेंट्रलाइजेशन चल रहा था, सब पावर का, सब डिसीजन जो थे वो सेंटर ही ले रहा था, यूनियन गवर्नमेंट ही ले रही थी। जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है उनको ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। इसके वजह से ही कहा जाता है कि जो लोकल लेवल के लोग थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि उनको कट ऑफ किया जा रहा है, तो उनका भी जो क्या कहेंगे हम एंगर जो था वो ओवर द पीरियड सैचुरेट होते गया और यह क्रांति के रूप में वह भी बाहर आ गया। क्लियर। देन नेक्स्ट, एक और इवेंट था, जो इवेंट था 1975 का, वो जो जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। किसमें? तो इंदिरा गांधी, ओके, उनके खिलाफ जो केस हुई थी इलेक्टोरल मार प्रैक्टिसेस की, उसमें दिया गया जजमेंट। उस जजमेंट में कहा गया कि इंदिरा गांधी इनके द्वारा जो स्टेट मशीनरीज थी उनका इस्तेमाल किया गया अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। ओके, तो उसके वजह से वो जो इलेक्शन था उसमें उनका जो निर्वाचन था उसको अवैध ठहरा दिया गया और उनको पीएम पद से बर्खास्त होने के लिए कहा गया। तो वह भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था जो 1975 को इमरजेंसी लगेंगी उसके लिए। क्लियर। देन नेक्स्ट, ये जो एरा था, इस एरा में अभी भी जो जिन्होंने हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट लड़ा था वो लोग जिंदा थे। तो वो जो ये डिटोरिएट हो रहे थे हमारे पिलर्स, हमारे फ्रीडम मूवमेंट के पिलर्स, उसको देखना उनके द्वारा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें कौन थे, तो जेपी थे सबसे इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो गांधी विचारों पे चलना चाहिए। गांधी का विचार क्या था, तो गांधी का विचार था ग्राउंड से हमें डेवलपमेंट करना है। ओके, सबका भला होना चाहिए, सर्वोदय विचार। ओके, विनोबा भावे, उस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। सबका भला होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी जो मार्क्सिस्ट विचार थे उसका भी उन्होंने प्रमोशन किया। क्लियर। तो ऐसे कुछ
जो पुराने नेता थे, जो पुराने फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी उस वक़्त उस गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई और जो शामिल हुए किसमें? संपूर्ण क्रांति में, क्लियर? तो ये कुछ कॉजेज़ थे, किस चीज़ के लिए? तो टोटल रिवॉल्यूशन ऑकर होने के लिए, क्लियर? देन नेक्स्ट हमें कंपोनेंट देखने पड़ेंगे, टोटल रिवॉल्यूशन में हमें क्या होते हुए दिखता है? पहला तो हमें पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होते हुए दिखेगा, मतलब क्या? तो हमने एडवोकेट किया, क्या एडवोकेट किया? बॉटम अप गवर्नेंस, मतलब आप ग्राउंड लेवल को तवज्जो दो, ना कि सेंटर, क्योंकि सेंटर हर जगह पे नज़र नहीं रख सकता। ग्राउंड लेवल पे उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि क्या सिनेरियो है, क्या चीज़ है, क्या कंडीशन है, ओके? देन नेक्स्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब डिसीजन मेकिंग में हर किसी का उसमें हिस्सा होना चाहिए, उसे कहते हैं हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ होना चाहिए, क्लियर? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। देन इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन का जो अगर हम कंसेप्ट देखें, कंपोनेंट देखें, तो उस वक़्त उन्होंने प्रमोट किया था तो जो इक्विटेबल लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उस वक़्त, तो वो इक्विटेबल होना चाहिए। देन जो डेवलपमेंट होगा इकोनॉमिक, तो वो सोशो इकोनॉमिक होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि बिज़नेस सेंट्रिक होना चाहिए, क्लियर? तो ऐसा डेवलपमेंट आप करो, ये उस मूवमेंट का इम्पोर्टेंट पॉइंट था। देन नेक्स्ट सोशल रिवॉल्यूशन में उन्होंने कैंपेन की इरेडिकेशन ऑफ कास्टिसिज्म के अगेंस्ट, उन्होंने कि कास्टिसिज्म इरेडिकेट होना चाहिए। देन नेक्स्ट उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, उन्होंने डाउरी सिस्टम जो थी, जो सोसाइटी को बहुत ही दीमक की तरह नोच रही थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन किया, क्लियर? देन नेक्स्ट हम एजुकेशन रिवॉल्यूशन की बात करें तो एजुकेशन में भी एथिक्स बेस्ड करिकुलम ऐड होना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रपोज किया। रूरल डेवलपमेंट, वोकेशनल एम्पावरमेंट होना चाहिए, मतलब लोगों को एटलीस्ट जॉब तो भी मिल सके, यह हमें इंश्योर करना होगा थ्रू एजुकेशन, क्लियर? देन नेक्स्ट कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन को भी उन्होंने तवज्जो दी, जैसे नेशनल यूनिटी और मॉरल रिजुविनेशन, ये हमारा इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करता है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए हर किसी में, यह चीजों पे हमने इंपॉर्टेंस दिया, क्लियर? देन टोटल रिवॉल्यूशन का क्या-क्या इम्पैक्ट था, यह हमें देखना है। तो इम्पैक्ट पहले देखेंगे हम पीपल पे, तो लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो याद रखिए यूथ जो है, वो यूथ अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते गया। जैसे हमें दिखता है ये वक़्त में हमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, ऐसे कुछ नए चेहरे बिहार पॉलिटिक्स में आए, जिन्होंने आने वाले दशकों में बिहार की राजनीति ही बदल दी। देन हमें सिविक कॉन्शियसनेस राइज़ होते हुए दिखता है, मतलब लोग भी अभी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगे, यह भी हमें दिखता है। देन नेक्स्ट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो है, इसकी नींव फिर से रखी गई, ओके? क्योंकि आने वाले वक़्त में भी जो भी हमें आने वाले वक़्त में कुछ मूवमेंट्स होते हुए दिखेंगे, एग्ज़ाम्पल अन्ना हज़ारे के मूवमेंट, उसमें भी हमने एक ही चीज़ पे फ़ोकस किया था, जो था नॉन वायलेंट, ओके? हमें किसी प्रकार की हिंसा इस मूवमेंट में नहीं करनी, ऐसा अन्ना हज़ारे इन्होंने कहा था, जो उनका मूवमेंट था एंटी करप्शन के अगेंस्ट, क्लियर? देन गवर्नेंस पे इसका क्या-क्या इम्पैक्ट हुआ, तो याद रखिए नॉन कांग्रेस कोएलिशन राइज़ हुआ, ओके? जो 1977 में गवर्नमेंट भी फॉर्म करेंगे, जनता गवर्नमेंट, क्लियर? देन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इंश्योर किया गया। तो याद रखिए इमरजेंसी जब इम्पोज़ की गई थी, तो तब बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, हम कहेंगे कि इंडिविजुअल फ्रीडम को ही सप्रेस किया गया था, तो ऐसा भविष्य में ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, वो फिर से डिप्राइव्ड ना हो, तो उसे सेफगार्ड करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, ओके? जब टोटल रिवॉल्यूशन के बाद न्यू गवर्नमेंट बनेगी, जनता गवर्नमेंट, उनके द्वारा, क्लियर? देन डिसेंट्रलाइजेशन का जो उनका मेन मोटिव था पूरे क्रांति में, उसको उन्होंने आगे पुश किया, जैसे जिसकी वजह से हमें आगे चल के पंचायत राज रिफॉर्म आते हुए दिखेगा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू, क्लियर? जो ग्रास रूट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है, क्लियर? देन इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो याद रखिए इसका सबसे मेन सिग्निफिकेंस है जो डिसेंट ट्रेडिशन था उसका रिवाइवल होना। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने मन में या फिर हमारे मन में कुछ डिसेंट होगा, तो उसको हम फिर से गवर्नमेंट के सामने रख सकेंगे। जैसे हम पोस्ट कॉलोनियल मतलब कॉलोनियल एरा में जैसे हम कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारा डिसेंट रखते थे थ्रू एनी मूवमेंट, वैसा हम फिर से रखना शुरू करेंगे। देन न्यू लीडरशिप राइज होते हुए हमें दिखी है, जो ग्रास रूट लेवल से थी, जिसमें मास पार्टिसिपेशन हमें दिखा है बहुत सालों के बाद में, क्लियर? ये 1974 की बात है, क्लियर? 1974 एंड 75 में। देन नेक्स्ट हमें इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस होते हुए दिख रहा है, ओके? मतलब क्या? तो जो इंस्टीट्यूट्स थे उनकी वल्नरेबिलिटी, जो उनमें काम कर रहे लोग थे, उनका गवर्नमेंट के प्रति निष्ठा, ये सब चीजें एक्सपोज हुई थी, जिसके वजह से हम इंस्टीट्यूट को फिर से रिफॉर्म कर सकते थे, क्लियर? देन
जो पब्लिक स्फीयर था उसका एक्सपांड होना, मतलब क्या, जो सिविक सोसाइटी थी उनका पार्टिसिपेशन जो था वो बढ़ जाना। सो ऑल इन ऑल अगर हम इस टोटल रिवॉल्यूशन संपूर्ण क्रांति को कंक्लूड करें तो ये न केवल एक पॉलिटिकल अपराइजिंग थी बल्कि इसने लोगों को फिर से अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। क्लियर? जो गवर्नमेंट थी तब तक गवर्नमेंट को कंसिडर किया जाता था कि ये भारत की गवर्नमेंट है, ये अपने लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए ये बुरा नहीं सोचेंगे। क्लियर? बट ऐसा होता है कि समटाइम्स गवर्नमेंट ओवरलुक देयर पीपल। ओके, तो इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर ओन इंटरेस्ट और मे बी इंटरेस्ट ऑफ सम अदर पीपल और सम फ्यू पीपल, तो उसमें वो क्या करती है गवर्नमेंट, तो अपने ही लोगों को वो नजरअंदाज कर देती है। तो वो नजरअंदाज कर देने के बाद अपना डिसेंट वापस रखना, अपने बारे में उनको कंसिडर करने लगाना, यह हमें इस संपूर्ण क्रांति मूवमेंट द्वारा सीखने को मिलता है, जो आने वाले वक्त में हमने अलग अलग मूवमेंट के द्वारा भारत में इस्तेमाल किया जाता दिखा है। क्लियर? जैसे अन्ना हजारे हो या फिर किसान मोर्चा हो, इनके द्वारा। क्लियर? ऑल इन ऑल आपको क्या याद रखना है, ये चीज आप याद रखिए। तो पहला, संपूर्ण क्रांति क्या है, कब लॉन्च हुई थी, देन संपूर्ण क्रांति की वजह से क्या हुआ था, तो इमरजेंसी लॉन्च हुई थी, इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो गए। ओके, देन संपूर्ण क्रांति के पिलर्स क्या थे, ये चीज आप याद रखिए। और संपूर्ण क्रांति का क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में, यह भी चीज आप याद रखिए। ये आपको पेपर में हेल्प होगा डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच।